यहाँ पर उपस्थित हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नरसिंह वर्मा, मिस्टर राजेश राय, अन्य फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे विद्यार्थियों और उनके गौरवान्वित अभिभावकगण, आज आपके जीवन का एक अविस्मरणीय दिवस है। यह आपको आजीवन याद रहेगा और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको यह अवसर उस ईश्वर ने प्रदान किया है। आप भाग्यशाली इसलिए भी हैं कि आपको इस प्रदेश के एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है जहां पर न केवल मेडिकल शिक्षा दी जाती है बल्कि आपको वो सारे गुण सिखाए जाते हैं, वो सारी नैतिकता सिखाई जाती है जिससे जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव हो। यहां पर इस अवसर पर मैं आपको एक बात के लिए विशेष रूप से इंगित करना चाहूंगा कि आपने परिश्रम किया, बहुत मेहनत करी, उसके बाद आपको यहां पर एडमिशन मिला है। लेकिन इस मेहनत के साथ साथ जो आपने पिछले कई वर्षों तक करी है, आपके माता पिता का वो परिश्रम, वो मेहनत, वो लगन, उनकी आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने आपके जीवन को यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत तपस्या की है। आप सभी लोगों का उनके प्रति आभार प्रकट करना यह आपकी पहली नैतिक जिम्मेदारी है। सभी माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए कामना करते हैं कि उनका जीवन उज्जवल हो, सुखमय हो। लेकिन ये मेरे माता पिता ने भी इस तरीके की कामना की थी, उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। लेकिन जब मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था 1978 में, इसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इस समय मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, तब हमारा एडमिशन ऑलमोस्ट निःशुल्क हुआ था। मेरी फीस पूरे वर्ष के 385 रुपए मेरी फीस थी और उसके बाद ये पूरे वर्ष की एक फीस थी ये, और उसके बाद मुझको 390 रुपए की मुझे पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती थी। तो मैं उसी पैसे से पढ़ा हूं। आप लोग डेफिनेटली एक सक्षम परिवार से आए हैं जहां पर आपके माता पिता ने कितनी भी मेहनत करके, कोई भी परिश्रम करके या अपनी संचित जमीन जायदाद को आपके लिए न्यौछावर करके आपको यहां तक पहुंचाया है। तो आपको हर पल याद रहना चाहिए कि मेरी मां और मेरे पिता ने क्या ख्वाब देखे हैं। और जब भी कभी आप किसी गलत दिशा में आपके लिए कोई प्रलोभन मिले तो आपको उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। उसके साथ आपको यहां पर आकर के जो सीखने को मिलेगा वो आजीवन काम आने वाला है। इसलिए यहां की पढ़ाई, 12th क्लास की पढ़ाई या कुछ लोगों ने बीएससी की होगा, उससे बहुत फर्क है और कठिन है, सरल नहीं है। इसलिए आपको कुछ बातें मैं विशेष रूप से बताऊंगा जो आपको आपके जीवन में
इन आने वाले 5 वर्ष, 5.5 वर्ष यूजी के और ऐसे ही 3-4 वर्ष पीजी के और उसके बाद पोस्ट पीजी के 3-4 वर्ष जो लगते हैं, लगभग 10-12 साल का समय है जो आपको मेडिकल एजुकेशन में खर्च करना है। तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, जिससे कि बहुत सहजता से आप पढ़ाई भी पूरी कर लें और आपके ऊपर कोई बोझ ना आए। तो मैं आज शुरुआत के दिन में ये बात मोटी मोटी जरूर बता देना चाहूंगा कि कैसे पढ़ाई के समय किस तरीके से आप अपनी आप की पढ़ाई करें, जिससे कभी भी आपको परीक्षाओं में किसी भी तरीके से नीचे न देखना पड़े। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये बात भी मुझे जब मैं एमबीबीएस और एमडी सब कर चुका तब मुझे स्वयं समझ में आई। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसका उपयोग नित्य प्रति करिए, जिससे कि कभी कोई आपको दिक्कत ना हो। और वो है कि मेडिकल एजुकेशन डेली की जाने वाली एजुकेशन है। ये पढ़ाई कभी भी साल के आखिर में नहीं हो सकती है। हम लोग अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि अभी पढ़ लिया, समझ लिया, अभी तो समय शुरुआत है, अभी तो पहला दिन है, दूसरा दिन है, और करते करते पूरा साल निकल जाएगा। और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सिर्फ 1 साल के लिए दी गई है, 10 महीने, और 10 महीने का समय कुछ पता नहीं चलता कि कब गुजर गया। और उसके बीच में आपको फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल भी होगा, फिर फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन यह संयम आपको स्वयं अपने आप में रखना है कि मुझको ये जो समय मिला है, इस समय का पूर्ण सदुपयोग करेंगे और आगे चल के एक ऐसे सफल डॉक्टर बनेंगे जो कि समाज के काम आ सकें। और इसके लिए आपको जो करना है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, उस टॉपिक को उसी दिन आप उसके नोट्स बना लें। कभी भी किसी भी लेक्चर थिएटर में कोई किताब लेके कभी ना आए। एक सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, वो मैं आपको बता दूं, कि किताब अंडरलाइन करके पढ़ना शुरू करते हैं। कभी भी किताब में एक भी निशान न लगाएं। आपको उस समय जब निशान अंडरलाइन कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको अंडरलाइन करने से याद हो गया। ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है, वो आपको कभी याद नहीं होता है। अभी आपको मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका कितना रोल है। जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको, प्लस जो टेक्स्ट बुक जो भी आप यूज कर रहे हैं, ज्यादातर आजकल एनाटॉमी में लोग बीडी चौरसिया यूज करते हैं, और फिजियोलॉजी में आजकल कौन सी किताब यूज करते हैं? तो हम लोग गाइटन बताते हैं, लेकिन जैन तो जैन या गाइटन बहुत सिंपल, बहुत अच्छी किताब है और पढ़ने में आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एनाटॉमी की जो किताब ग्रेज एनाटॉमी है वो काफी विस्तृत है, लेकिन मैं एक सलाह ये दूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो कि इस टॉपिक को मुझे अच्छी तरह समझना ही है, तो आप ग्रेज एनाटॉमी जरूर कंसल्ट करिए। बीडी चौरसिया भी किताब अच्छी लिखी गई है और अच्छे से समझ में आ सकता है, लेकिन जो भी बुक आप डील करते हो, जो भी बुक आप समझते हो, उसको कंसल्ट करिए। उसी शाम आपको नेक्स्ट डे के लिए छोड़ना नहीं है, और उस दिन शाम को जो टीचर ने पढ़ाया है वो और जो किताब मिली है वो, उस दोनों से मिला करके एक नोटबुक बना लें। उस टॉपिक पे ये आप अच्छी तरह अंडरलाइन कर लीजिए। यदि आप टॉप करना चाहते हैं, ज्यादा नंबर पाना चाहते हैं,
किसी भी कंडीशन में आपको उस दिन के बाद वो टॉपिक किताब से कभी नहीं पढ़ना है। आप ये मान लीजिए कि मेरी किताब ये बस मेरे नोट्स हैं। उस दिन पूरी कंसल्ट कर लीजिए, जो भी पढ़ना हो, जिससे भी पढ़ना हो आप पढ़ लीजिए कायदे से। पढ़ करके उसको अपने रजिस्टर में लिख लीजिए और लिख करके वो चैप्टर उस किताब का क्लोज कर दीजिए कि अब मुझे ये किताब नहीं पढ़नी है। तभी आप टॉप कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसको भविष्य में पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, सब समझ में आ गया है, कभी कुछ ऐसा होता नहीं है। जो भी व्यक्ति ये काम करेगा, और ये बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। एक दिन की पढ़ाई, एक चैप्टर की पढ़ाई, आपको 3 चैप्टर मैक्सिमम पढ़ाए जाएंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के। वो उसी शाम आपके खत्म हो जाए। जब वो चैप्टर उसी दिन शाम को खत्म हो जाएंगे तो आपको फिर उस चैप्टर को पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से एट द एंड ऑफ द होल कोर्स आपके पास सभी टॉपिक के नोट्स तैयार मिलेंगे। इन नोट्स को आप एक फ्रीक्वेंसी बना लीजिए, एक इंटरवल बना लीजिए कि उसके अनुसार उसको रिवाइज करेंगे। जब आप लिखते हैं किसी रजिस्टर पे तो उसकी एक फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है हमारे माइंड में, और उसको बहुत आसानी से रिकॉल किया जा सकता है। 3, 4, 5 बार जब आप रीडिंग कर लेंगे तो आपका वो सारा का सारा मैटर आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेव्ड हो जाएगा। आपको मालूम है कैसे आपको याद होता है? याद करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक माइंड है, और माइंड के 3 पार्ट हैं। साइकोलॉजी में आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, एक है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, और एक है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। इसको सिगमंड फ्राइड ने इड, ईगो एंड सुपर ईगो कहा है, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। लेकिन जो बात आप पढ़ते हैं वो सिर्फ आपका चेतन मन पढ़ता है, कॉन्शियस माइंड पढ़ता है, और याद करता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। तो जब, और चेतन माइंड और अवचेतन माइंड के बीच में बहुत मोटी लेयर है, वो बहुत आसानी सुनता नहीं है उसकी, इसलिए वो उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जब आपको लगता है, एक बार आप पढ़ रहे होते हैं, लगता है सब याद हो गया, सब समझ आ गया, और सेकंड डे जब आप देखेंगे तो पता चलेगा आधी चीज गायब है। एक हफ्ते बाद देखेंगे तो पता है कुछ टॉपिक ही याद है, क्योंकि वो मैटर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और जब किताब से पढ़ते हैं तो वो तो बिल्कुल ही उड़ जाता है ऊपर से। जो लोग किताब से सीधे पढ़ते हैं उन लोगों की रिटेनिंग कैपेसिटी 15% है, 15% ओनली, और 15% से आप इतना नहीं लिख सकते हैं कि इम्तिहान में पास हो सकें। जब आप उसको पढ़ते हैं फिर लिखते हैं तब उसका परसेंटेज और बढ़ता बढ़ता जाता है, और लिख करके जब रिवाइज करते हैं तब जाकर के 40-50% होता है, और जब मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं तब जाकर के 60%, 70%, 75% तक जाता है। और याद करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि बार बार पढ़ा जाए, बार बार याद किया जाए। तो जब आपके हाथ के बने हुए नोट्स हैं उनको आप बार बार लगातार रिवाइज कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के एनाटॉमी के हो सकता है 2 रजिस्टर बनाने पड़े, फिजियोलॉजी के और बायोकेमिस्ट्री को तो एक ही मोटा रजिस्टर में काम चल जाएगा, और उसको रिवाइज करना संडे के दिन आपने तय किया कि संडे को जो पूरे हफ्ते पढ़ाया गया मुझे 3 घंटे में, 4 घंटे में पूरा रिवाइज करना है, और एक पेज आपको 1 सेकंड में रिवाइज होगा, यूं ही आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है, उसकी फोटोजेनिक मेमोरी ऑलरेडी है। तो आपने बार बार जब रिवाइज किया तो इनग्रेव्ड हो गया और सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। आपने सबने साइकिल चलाई होगी, स्कूटर चलाया होगा, कुछ ना कुछ चलाया होगा। जब पहले दिन साइकिल या स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार चलाई थी तो क्या होता था? आप राइट जाना चाहते तो लेफ्ट जाती थी, ब्रेक दबाना होता था पैर तो एक्सीलरेटर में पैर दबता था, और आप कुछ नहीं, आपको समझ आता था।
और जब आप पूरी तरह सीख जाते हैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद, तो आपको जो करना होता है वही होता है। कौन चला रहा होता है उस समय? उस समय आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चला रहा है। आप चेतन मन से टेलीफोन में बात भी कर रहे हैं और भी काम सोच रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी पूरी सिंक्रोनाइज्ड है, आपकी पूरी बॉडी आपके अवचेतन मन से कनेक्टेड है और वो लगातार आराम से गाड़ी चल रही है। तो आपको अपने सब्जेक्ट को ऐसे ही याद करना है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये काम प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। मैसेज कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन रिपीटिशन से जाने लगता है। और कारण उसका है कि इसलिए जल्दी नहीं जाता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का जो बैरियर है वो बहुत मोटा है, आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है। इंटेलिजेंस यही काम करती है कि जो बहुत ब्राइट इंटेलिजेंट लोग हैं उनका वो बैरियर कम होता है और कॉन्शियस माइंड में जब एक बार पढ़ लेते हैं और फोटोजेनिक मेमोरी उनकी बन जाती है और उनके सबकॉन्शियस माइंड में इंग्रेव हो जाती है। ऐसे ऋषि मनीषी हमारे देश में बहुत हुए हैं जिन लोगों की मेमोरी बिल्कुल फोटोजेनिक थी। उसमें से एक स्वामी विवेकानंद हैं जिनकी मेमोरी बिल्कुल फोटोजेनिक थी। स्वामी योगानंद हैं, उनकी मेमोरी भी ऐसी ही थी। और भी ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिन लोगों ने इस तरीके की मेमोरी पाई थी कि उनको बस एक बार में देखते थे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस दूसरी करनी पड़ती है, उस पर अभी चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। इन नोट्स को आपके डिपार्टमेंट की फैकल्टी रेजिडेंट्स चेक करेंगे और अल्टीमेटली मैं सारे स्टूडेंट्स की नोट्स मैं स्वयं चेक करूंगा। इसलिए आप सब कुछ कंप्लीट करके और अपना रेडी रखेंगे। मैं किसी भी दिन किसी भी डिपार्टमेंट का चेक करूंगा और ये देखूंगा कि कितना काम हुआ है, जिससे कि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा हमारे यहां से जो जाए वो बिल्कुल टॉपर के बराबर हो। जो मैंने ये पढ़ने के सिद्धांत बनाए हैं ये अपने पिछले 40 साल के अनुभव और मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस के अनुभवों से, बहुत सारे इस देश के मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन करने गया हूँ। केजीएमसी में मैंने पूरी पढ़ाई की, केजीएमसी में ही मैंने वहाँ से प्रोफेसर एंड हेड फार्माकोलॉजी से मैं रिटायर हुआ, इसलिए मुझे केजीएमसी का भी पूरा मालूम है और मेडिकल कॉलेज का मालूम है। लेकिन जो सिस्टम मैं यहाँ अडॉप्ट कर रहा हूँ ऐसा सिस्टम किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं है। तो आप सौभाग्यशाली होंगे कि आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको सफल होना ही है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट बैकबोन है पूरी मेडिकल एजुकेशन के। अगर आज आपने ये पूरे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए और समझ लिया, अगर फिजियोलॉजी समझ में आ गई तो पैथोलॉजी समझना बहुत आसान है। अगर आपको फिजियोलॉजी समझ में नहीं आई, आपको एनाटॉमी समझ में नहीं आई तो सर्जरी में कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट को बिल्कुल रिलीजियसली पढ़िए। अगर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के जो बैरियर इतना मोटा है, इतना टाइम ले रहा है, क्या इसको कम किया जा सकता है? कोई तरीका है ऐसा जिससे कि हम एक बार पढ़ें और याद हो जाए पूरा? है तरीका, और वो तरीका है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का। सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले जो मुहूर्त होता है, जो समय होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं। उस समय अमृत वेला इसलिए कहते हैं कि जितने हार्मोन्स हैं वो सब अमृत हैं, उसी समय जीवित रहते हैं, उनका सबका सिक्रेशन उसी समय होता है। सुबह 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक, फिर कुछ कॉर्टिसोल वगैरह 8 बजे तक होते हैं। और उस समय जो कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड का बैरियर खुला होता है। इसीलिए पुराने जमाने में माता पिता भी कहते थे और बाकी ऋषि मुनि भी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और काम करो, पढ़ाई करो। तो उस समय आप उठें, थोड़ी देर जो भी पद्धति आपको आती हो, ईश्वर का ध्यान करें, अल्लाह का ध्यान करें, गॉड का ध्यान करें, किसी का भी ध्यान करें, थोड़ी देर उससे कनेक्ट होने का प्रयास करें और उसके बाद फिर आप पढ़ाई में जुट जाएं। तो जो 1 घंटे में आप पढ़ेंगे, सुबह 2 घंटे में पढ़ेंगे, वो शाम की 4-5 घंटे की पढ़ाई के बराबर होगा। लेकिन उठ करके प्रॉपर बैठ करके, अगर नहा सकते हो तो हाथ मुंह तो अच्छे से धोएं और तब बैठ कर पढ़ें। ये नहीं कि आधे सो रहे हैं आधे जग रहे हैं।
और यदि इस प्रैक्टिस को आप अपना लेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। सफलता अवश्यंभावी है। आज आपको यह शपथ ग्रहण कराई गई। इस शपथ ग्रहण का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? ये अभी रिसेंटली जब से एनएमसी बना है तब से उन्होंने शपथ करी है। उसके पहले इसको हिप्पोक्रेटिक ओथ कहते थे। ग्रीस के एक साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेट्स, उनके नाम पर कही जाती थी। सबका सार एक है। और वो क्या है सार? आपने पूरी शपथ ली, आत्मसात करने की कोशिश की, भविष्य में अपने जीवन में धारण करेंगे, इसका प्रयास करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे? ये एक मौलिक सवाल है जो हमको किसी के हमारे मस्तिष्क में नहीं आता है। इस कारण से इस शपथ का अनुपालन नहीं होता है। अगर ये शब्द क्यों आपके दिमाग में आ जाए, इसमें सारे वो विचार कहे गए हैं जिन विचारों से ही आधी हीलिंग हो जाती है, मरीज आधा ठीक हो जाता है सिर्फ इनके अनुपालन से। उसका कारण बहुत साधारण है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को पता नहीं है, इसलिए कोई बताता नहीं है। सबसे पहले इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर किसी को पता है कौन सा है? जो मोस्ट बेस्ट कंप्यूटर है जो किसी ने बनाया हो इस संसार में, कोई बता सकता है? एप्पल का, एचपी का, आजकल नए नए एआई आ गए हैं। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर ये ह्यूमन बॉडी है। इट इज टोटली कंप्यूटराइज्ड। अभी आप नए नए हैं, अब थोड़े दिन बाद जिस भाव से मैं आपको बता रहा हूं, इस भाव को किताब में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और अगर ये कंप्यूटर है तो इसका सॉफ्टवेयर भी होगा। तो इसका सॉफ्टवेयर कौन सा है? जिस सॉफ्टवेयर से बॉडी चलती है वो इसका सॉफ्टवेयर है इसकी जीवनदायिनी शक्ति, लाइफ गिविंग फोर्स, जो इस शरीर के अंदर फ्लो करती है। जब तक इस शरीर के अंदर वो जीवनदायिनी शक्ति रहती है तब तक ये शरीर जीवित रहता है। जिस दिन वो जीवनदायिनी शक्ति इससे चली जाती है, एनर्जी हो जाता है और इसको आप 24 घंटे भी नहीं रख सकते हैं। तो उस जीवनदायिनी शक्ति में है क्या? हम सब साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इस बात को जब तक विश्लेषण न कर लें हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। किसी किताब में लिखा है, किसी पंडित ने बताया था, किसी मौलवी ने बताया था, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है जब तक कि उसको वैज्ञानिक रूप से उसका परीक्षण न कर लें और उसको आत्मसात न कर लें, उसको समझ न लें। तो वो जीवनदायिनी शक्ति है इस शरीर के अंदर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट अकेले नहीं चलता है, उसके साथ इस शरीर की चेतना भी समाहित है, द कॉन्शियसनेस विच इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस लाइफ फोर्स। और ये चेतना, वो लाइफ फोर्स कैसे काम करती है इसके बारे में हमारा ज्ञान जीरो है। आप एक पल के लिए सोचिए कि आप एक मोबाइल लेते हैं, एक लैपटॉप लेते हैं, एक कंप्यूटर लेते हैं
और उस कंप्यूटर को लेते ही उसके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देखते हैं, आप उसके सारे एप्स डाउनलोड करते हैं, जो एप्स आपके मतलब के होते हैं उसको यूज करते हैं और उसके बाद इसका काम करते हैं। ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो आदमी की एक सीमा है, उसके अंतर्गत ये काम करता है। और इस शरीर को इस प्रकृति ने बनाया है, इस कॉस्मोस ने बनाया है, और ये बहुत इवोल्यूशन से इवॉल्व हुई है, वो एक दिन में नहीं बना है। इवॉल्व होते होते हम यहाँ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग हैं। और उसकी जो वर्किंग है वो कंप्यूटर मैच ही नहीं कर सकता है, कोई जो वर्किंग है उसकी। और कोई सॉफ्टवेयर इतना सोफिस्टिकेटेड बना ही नहीं सकता है जो सॉफ्टवेयर बना है। अगर ये बनाया जा सकता होता तो अब तक बन गया होता। इतना एआई आ गया, उस एआई को भी कौन ऑपरेट करता है? ह्यूमन बीइंग्स, हम ही लोगों ने बनाया है एआई। और हमको एक इतनी अद्भुत सौगात मिली है इस प्रकृति के द्वारा। अगर आप उसको ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, कुछ कहें, उसके द्वारा हमको ये सौगात मिली है, ये कंप्यूटर और ये इसके अंदर फ्लो होने वाली एनर्जी, सॉफ्टवेयर, और हाँ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक है पूरे ब्रह्मांड में। जब प्रकृति ने बनाया तो जितने जीव जंतु पशु पक्षी, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा एवोल्यूशन किया, और हम आज उस मनुष्य हैं। और इसके बारे में हम इतना सा भी नहीं जानते, जीरो ज्ञान है। सारे धर्मों ने ये बताने की कोशिश की, जो मनुष्य उस धर्म में इनलाइटेंड हुए, उन लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और उसको कैसे काम करता है उसी को उन्होंने जीवन जीने की कला कहा। तो किसी ने बाइबल लिखी, किसी ने कुरान लिखी, किसी ने गीता लिखी। ये सारे धर्म ग्रंथ इसी बात के लिए बनाए गए थे कि जीवन कैसे जिया जाए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाए। इसका ज्ञान नगण्य है, हमारे पास जीरो है। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन धर्म गुरुओं की जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको भी, धर्म को भी व्यापार बना दिया, और आज धर्म सबसे विद्रूप कंडीशन में उपलब्ध है। इस कारण से हम कुछ नहीं जानते हैं। तो धर्म को समझने के लिए हमको सिर्फ अपने आप को समझना है। यदि हम अपने आप को समझ जाएं तो हम धर्म जान जाएंगे हमें क्या करना चाहिए। पूरे एनिमल्स में, जीव जंतुओं में जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही बेसिक है। सब एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस से ऑपरेट होते हैं, और हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो एनालिसिस करता है, डिसीजन करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, सारा कुछ क्रिएट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स किसी एनिमल के पास में नहीं है। आप कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब देख लीजिए, बड़े बड़े मैमेलियंस हैं, बंदर, सब में देख लीजिए, किसी का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है। जो है तो बंदरों में बहुत मिनिमल सा है, उनका चेहरा देखिए फ्लैट है। तो ये हमको मिला है और हम इसका उपयोग ही नहीं करते। तो अब इस चरक जो शपथ है, इस शपथ में वही बातें कही गई हैं जो हर मनुष्य को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। वही बाइबल में लिखा है, वही कुरान में लिखा है, वही गीता में लिखा है, वही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, और वही जितने धर्म ग्रंथ हैं सब में यही शपथ लिखी हुई है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। और यही धर्म है। ये धर्म इस शरीर का धर्म है। इस शरीर को कैसे हम ऑपरेट करते हैं, ये धर्म आप लोगों ने हिंदी में बहुत जगह पढ़ा होगा। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी मैटर के धर्म को कहते हैं गुण धर्म। हिंदी में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता तो गुण धर्म मतलब उस मेटल का, उसका गुण स्वभाव। तो हमारा जो गुण धर्म है वही एक ही धर्म है। इसलिए सारे मनुष्यों का एक धर्म है, दो धर्म हो ही नहीं सकते। ये बाकी संप्रदाय हैं जो धीरे धीरे इवॉल्व हो गए, जो जहां मिला, जो एनलाइटेंड व्यक्ति मिल, जिस जगह पे हुआ, उसने देखा कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, हम कैसे चलते हैं, हमारा ब्रह्मांड से क्या संबंध है, और हम कैसे सुख शांति का जीवन पा सकते हैं। तो उन्होंने उनको किताबों में लिख दिया, वो धर्म बन गए, उनको धर्म का नाम दे दिया गया। वो कोई धर्म नहीं है, वो सब उस पर्टिकुलर
प्रोसेस के जो इनलाइटेंड आत्माएं सारे धर्म सिखाते हैं, जो लिखा हुआ है सारे धर्म सिखाते हैं कि सबको प्रेम करो, सबके साथ करुणा से व्यवहार करो, सबका भला करो, सबके हित में काम करो। और पूरे संसार में धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो धर्म के नाम पर युद्ध कर रहा है इसके मतलब उसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए हम सबको इस शपथ के माध्यम से धर्म को धारण करना है। गीता में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि यदि आप धर्म धारण करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म का मतलब है इन गुणों को धारण करना, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद, इसका प्रादुर्भाव सबके प्रति हमारे मन में आए। क्यों आए? सारी दुनिया इस समय ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम वासना में लिप्त है और मेरे मन में सबके प्रति शुभभावना है, सबके प्रति करुणा हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये विज्ञान ही, साइंस है, जो कहती है जब जब इन धर्मों को हम धारण करते हैं, जब सबके प्रति प्रेम, करुणा का भाव होता है, तो मेरे न्यूरल फायरिंग स्लो डाउन हो जाती है। ब्रेन, मन में आने वाले विचारों की संख्या घट जाती है। जब मन में आने वाले विचारों की संख्या घट जाती है तो क्लाउडिंग खत्म हो जाती है और हमको हर चीज हम डिस्क्रिमिनेट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये है पर्पज। तो यदि हम ये सारे के सारे गुण जो कहे गए हैं यदि इनका धारण करें तो हम इससे उस व्यक्ति का लाभ हो सकता है, हो सकता है ना हो, लेकिन मेरा लाभ उसी क्षण हो जाता है। और वो कैसे? जब हम किसी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो मेरे अंदर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। फिजियोलॉजी वाले अच्छी तरह पढ़ाएंगे आपको। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है उसके साथ ही साथ जितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जंक्शन में, वो सारे के सारे हार्मोन्स हमको नॉर्मलसी में रखते हैं। और जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं वो सब वो वाले रिलीज होते हैं जिससे हमारे इनहिबिटरी रहे, जिससे कि हमारे अंदर एक्साइटेटी ना आए और उससे हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है। तो उस प्रेम के पैदा होने से ये सारे के सारे सिस्टम नॉर्मल रहते हैं, तो मैं इस शरीर से निरोगी रहता हूं और इस मन से भी निरोगी रहता हूं। तो इनको धारण करने से हमारे सारे संकट, सारे दुख, सारे दर्द, सारा संताप सब खत्म हो जाता है और हम एक स्वस्थ मनुष्य सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति करते हैं। और हमको पूरे जीवन एक ऐसा आनंद महसूस होता है जो मेरे अपने अंदर का है। इसलिए इनका पालन करें। इसलिए नहीं कि प्रिंसिपल साहब ने कहा इसका पालन करें, इसकी शपथ ले। शपथ आपको स्वयं अपने आप से लेनी है और बहुत सारे सिद्धांत नहीं है। सिर्फ एक सिद्धांत है कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने है उसके प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव हो। प्रेम का मतलब होता है उसके कल्याण का भाव हो, इसका भला कैसे भी हो, कुछ भी हो, इसका कल्याण हो जाए और इसके कल्याण में ही मेरा कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि ये भाव जब मेरे मन से उठता है, हर मन, सारे के सारे मन पूरे संसार के सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ये मोबाइल टावर से कनेक्टेड है। और हम जैसे विचार पैदा करते हैं उसी तरीके के भाव के मन से मेरा मन बिना किसी तार के कनेक्ट हो जाता है। एक हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है और जिस फ्रीक्वेंसी का हम थॉट क्रिएट करेंगे वैसे ही थॉट के मनुष्यों से मेरा मन कनेक्ट हो जाएगा और मेरी मन की पावर को कई हजार गुना बढ़ा देता है। इसलिए प्रेम का भाव रखना है, करुणा का भाव रखना है, दूसरे के कल्याण का भाव रखना है। और दूसरे के कल्याण का भाव होगा तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात मेरे कल्याण में जुट जाती है। ये कायनात ये नहीं देखती कि मैं किसके लिए भाव कर रहा हूँ। यदि मैं किसी के लिए ईर्ष्या कर रहा हूँ, द्वेष कर रहा हूँ, तो ये ब्रह्मांड ये नहीं सोचता। वो ये जानता है कि इसको द्वेष पसंद है, इसको किसी का विनाश पसंद है, इसको किसी का दुख पसंद है, इसको दर्द पसंद है, इसको दे दो। और वो पूरा का पूरा उस मनुष्य को दे देता है। जब दिन गुजरते हैं, समय निकल जाता है, पता है अरे
ये तो ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किया तुमने ही है, तुम ही ने सोचा है, इसलिए ब्रह्मांड दे रहा है। तो आज इस पहले दिन आप लोगों को बेसिक जीवन के रहस्यों को बताया गया है, पढ़ाई के रहस्यों को बताया गया है, कैसे सफल हो, और इनको जीवन में रट लीजिए, समझ लीजिए और पूरे जीवन भर इसको अपने धारण करिए। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप हमेशा सुखी रहें। थैंक यू वेरी मच।